अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ हुकूमती मौक़िफ़ हर गुजरते दिन के साथ सख्त होता जा रहा है। हुकूमत जो जमीयत उलमा इस्लाम के आज़ादी मार्च को कुछ दिन पहले तक संजीदा नहीं ले रही थी, बल्कि अपोजिशन को सहूलियात देने की बात कर रही थी, अब उसके वुज़रा की जानिब से सख्त ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही है। अपोजिशन जमातों से राब्तों में तेजी आ रही है। इसी सिलसिले में आज अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली तय करने के लिए रहबर कमेटी का इजलास हुआ। JUIF के रहनुमा अकरम खान दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें नून लीग के हसन इकबाल, पीपल्स पार्टी के फरतुल्लाह बाबर, नैयर बुखारी और अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अकरम दुरानी का कहना था कि अपोजिशन हुकूमत के खात्मे और नए इलेक्शन पर मुत्तफिक है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने भी अकरम दुरानी से इत्तफाक किया, मगर अभी तक नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने में शमूलियत के लिए कमिट नहीं किया है या उनके मार्च में शिरकत के लिए। अपोजिशन जमातें हुकूमत के खात्मे और नए इलेक्शन पर मुत्तफिक हैं, मगर आज़ादी मार्च में अपोजिशन की कौन कौन सी जमातें किस तरीके से शरीक होंगी ये अब तक वाज़ेह नहीं है। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम के आज़ादी मार्च को रोकने की धमकियाँ अभी भी दी जा रही हैं। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने फिर कहा कि आज़ादी मार्च का कोई जवाज़ नहीं और वो इसके शुरका को रोक कर दिखाने के अपने बयान पर कायम है। जो स्टेटमेंट मेरा था बिशाम के जलसे पे, मैं उस पे कायम हूँ और इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं आपको रोकता हूँ। हमने 126 दिन धरना दिया था, तो हमने कहा था कि 5 हल्के खोल दे। हम तो उसके पीछे गए थे। आपके पास क्या नैरेटिव है? हम जब दोबारा गए थे लॉकडाउन पे, तो उस वक्त पानामा स्कैंडल आया था, कौम को बताया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो हमने लॉकडाउन किया। इन सबको खदशात है कि ये डिलीवर कर जाएंगे और हमारी जो पॉलिटिकल चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी। आप बेरोजगार हो चुके हैं तो जॉब की ज़रूरत है, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आपको जॉब ज़रूर ऑफर करेगी अगर आप बेरोजगार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आज़ादी मार्च के शुरका को रोकने की धमकियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं जाने दूंगा। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह समझते हैं कि जब तक अवाम साथ हैं हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है और मौलाना फजलुर रहमान 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद नहीं आएंगे। 2018 के इलेक्शन में PTI की हुकूमत पाकिस्तान की अवाम लेकर आई है, और जब तक PTI को इस अवाम का कॉन्फिडेंस रहेगा उस वक़्त तक कोई माइकल आल इनको नहीं निकाल सकता। हदायत तो किसी वक़्त भी आ सकती है, रात को सोए बंदा सुबह अल्लाह ताला हदायत दे दे। तो अभी तो पता नहीं कितने दिन है, कोई पता नहीं किस दिन हदायत आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब 27 को नहीं आएंगे। मगर अगर मौलाना 27 अक्टूबर को आ गए तो फिर क्या होगा? हुकूमत कोई हिकमत अमली भी बना रही है या ये समझ कर बैठी है कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आएंगे? पहले एहतजाज करने वालों को सहूलत देने की बात की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि अगर आओ तो कम से कम 1 महीने के लिए धरना ज़रूर देना, कंटेनर हम दे देंगे। अब रद्द-ए-अमल ज़रूर आ रहा है, हुकूमत क्या सोच रही है इस पर बात करेंगे। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, हुकूमत ये समझे बैठी है कि मौलाना ने आना ही नहीं है, या कम से कम कोई तैयारी कर रहे हैं कि मौलाना आ गए तो फिर हम निपटेंगे कैसे? ऐसा ना हो कि डेड बॉडीज़ हों, अगर कोई कन्फ्रंटेशन हो जाती है लॉ इन्फोर्समेंट के दरमियान और मौलाना के एहतजाजियों के दरमियान, कोई तैयारी भी कर रहे हैं? ख्वाहिश ज़रूर होगी कुछ कुव्वतों की कि ऐसा हो, डेड बॉडीज़ हो, इंतशार हो और ये सारा मामला हो, लेकिन मुझे लगता है यही है कि ऐसा होगा कुछ नहीं। पहली बात तो ये है कि 27 तारीख को मौलाना ने अपना जो रखा है मामला, मेरे ख़्याल में तो उनको तब्दील नहीं करना चाहिए, उनको इसी मौके के ऊपर आना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। और वो आएंगे तो जिस तरह से बाकी सारे डील होते हैं उस तरह से वो भी डील होंगे। पॉलिटिकल अगर धरना करेंगे, देखें आइन ने, पाकिस्तान पीनल कोड ने और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने डिफ़ाइन किया हुआ है कि किस किस्म का एहतजाज हो सकता है, किस किस्म का एहतजाज नहीं हो सकता। अगर आप मदारस के बच्चों को चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो हुकूमत नहीं होने देगी। अगर आप पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करेंगे तो 100 बिस्मिल्लाह। आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे बिहेव करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप आइए, ज़रूर एहतजाज कीजिए। और फौजी साहब, ये जो है कि नहीं होने देगी, अब ज़ाहिर है ये 2 बयानिए हैं। हुकूमत का ये कि वो इस्तेमाल करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो आएगा अपनी विल के मुताबिक आएगा। और ज़ाहिर अगर मदरसे के बच्चों को उनकी विल के अगेंस्ट लाया जाता है तो बिल्कुल गलत है। मगर ये जो नहीं होने देंगे, इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है, कोई हिकमत अमली है जो हुकूमत बना रही है, या महज बयान है और ख़ुद वफाकी वज़ीर दाखिला समझ के बैठे हैं कि वो नहीं आएंगे इसलिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे आप लोग?
नहीं, बात यह है कि जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे वो मीडिया पे तो नहीं बताएंगे ना कि क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो भी स्ट्रेटजी होगी वो जाहिर है कि वो एक हिकमत अमली जो है वो हमें पता होगी कि हमने क्या करना है, या मुतल्लिका इदारे जो हैं और मुतल्लिका वज़ीर साहब जो हैं उनको पता होगा कि उन्होंने क्या हिकमत अमली। और एजाज शाह साहब ज़ाहिर है बड़े कैपेबल आदमी हैं, बहुत अरसे से इन मामलात को देख रहे हैं, वो समझते हैं, और यकीनी तौर के ऊपर उनकी जो हिकमत अमली है वो शुशदर करके रख देगी मौलाना साहब को और उनके साथियों को। मतलब ये शुशदर करके रख देगी, इसमें क्या होगा? गिरफ्तारियां होंगी, मौलाना को पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये शुशदर करके कैसे रख देगी, इसका क्या मतलब? इसलिए कि वो हम तफसील बताना जो है वो मीडिया पे तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आप यकीन कीजिए कोई ऐसी बात नहीं। मेरे लिए तो, मैंने तो सुबह भी कहा कि मेरे लिए तो जो प्रिंस विलियम और केट का दौरा है वो ज़्यादा अहमियत रखता है, और मेरे नज़दीक तो वो दौरा ज़्यादा डिस्कस होना चाहिए। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे धरने तो हर जुमे को हम देखते हैं, हर वक्त किसी ना किसी सर के ऊपर कोई ना कोई खुमार तो रहता है, इसकी क्या अहमियत है? सो इतना बड़ा मौका ये है कि प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट आ रहे हैं, उसको डिस्कस करना चाहिए मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान में एक इतनी बड़ी, अभी पाकिस्तान में 10 साल बाद क्रिकेट शुरू हुई है, अब ये शाही फैमिली आ रही है, तो हमें तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, बस ठीक है, अगर 27 तारीख को फिर मौलाना आए तो हुकूमत भी यही सेलिब्रेट कर रही होगी और क्रिकेट को ही सेलिब्रेट कर रही होगी, या कोई हिकमत अमली होगी, वो हमें नज़र आ जाएगी। मैं एक और चीज़ पर जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि फौजी साहब आप खुद ज़ाहिर है एक कानून आपने पढ़ा है, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर चाइना में जाके कहा कि मिनिस्ट्रियल लेवल के 400 लोगों को जेल में डाला चाइना ने। काश मेरे पास भी ऐसा इख्तियार होता। चेयरमैन नैब ने भी कुछ दिन पहले कह दिया कि अगर मेरे पास इख्तियार वैसा होता जैसा कि सऊदी अरब के पास है तो मैं, उन्होंने 4 हफ्ते में किया, मैं 3 हफ्ते में करप्शन साबित कर देता। पाकिस्तान के तो कवानीन पर उल्टी पाकिस्तान के अंदर तनकीद हो रही है। हुकूमती वज़रा ने तनकीद की है कि नैब का इस तरीके से फिर लोगों को गिरफ्तार कर लेना, फिर रिमांड लेते रहना, लंबे लंबे अरसे में रिमांड पर रखना और साबित उसके बाद ना होना। आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान के कवानीन इस वक्त इतने नरम हैं कि इन्हें और सख्त करके 400 लोगों को जेल में डालने की ज़रूरत है? पाकिस्तान के निज़ाम में इस्लाहात की तो यकीनन ज़रूरत है, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है वो एक कॉन्टेक्स्ट में की है। उन्होंने बात की है कि लोग जिस तरह से, आप देखें 1.5 साल हो गया, 13 महीने हो गए हैं, लोग तो रिज़ल्ट चाहते हैं। लोग तो चाहते हैं कि सऊदी अरब में तो इतना टाइम नहीं लगा था, या जो चाइना है वहाँ तो इतना टाइम नहीं लगा था, और लोगों को पता है। देखिए, नवाज़ शरीफ हों, जरदारी साहब हों, शहबाज शरीफ हों, इनके असासों के बारे में किसी को कोई शुबा तो नहीं है, सबको पता है कहाँ पड़े हैं, कितने हैं, और ज़ाहिर है लोग चाहते हैं कि रिकवरी हो। रिकवरी में उनके बच्चे जो हैं वो खुद बाहर भाग गए हैं, सागदार बाहर भाग गए हैं, वो पैसे नहीं दे रहे हैं। लिहाजा एक ये अमूमी, जो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक आम आदमी के जहन में जो बात है वो की है, कोई उससे बहुत मुख्तलिफ बात नहीं की। आज भी आप गलियों में चले जाएँ, मियाँ नवाज शरीफ जेल में है, आसिफ जरदारी साहब जेल में है, फरियाल तालपुर साहिबा जेल में है, नैब के रिमांड में, वो 3 हफ्ते की चेयरमैन नैब बात कर रहे हैं, उन्होंने 45 दिन रिमांड में रखा शाहिद खान अब्बासी को, मिफ्ता इस्माइल को, शेख इमरान हक को। उसके बाद क्या निकल आया? फवाद हसन फवाद 15 माह से कैद हैं, आहत चीमा कैद हैं, तो किसने रोक लिया उनसे कुछ निकलवाने में? उनकी आज़ादियाँ ख़त्म भी हो गई, उसके बावजूद क्या हो गया? जेल में तो डाला हुआ है। देखिए, यही एक जो आम आदमी के जहन में भी जो बात है, और एक आम आदमी भी जो ये सोचता है कि आखिर ये रिकवरीज क्यों नहीं हो रही, उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो मेरा ख्याल उन्होंने बात की है। वो बात गलत नहीं। अगर आप अभी भी अपने रिपोर्टर को गलियों में भेजेंगे तो वो भी आपको यही कहेगा कि आखिर ये पैसा जो है ये निकल क्यों नहीं रहा, पैसा जो है वो बरामद होना चाहिए। लोगों को, हमें देखिए ज़ाती दुश्मनी क्या है, हमने नवाज शरीफ साहब को या जरदारी साहब को जेल में रख के क्या करना है? हमारा तो मतलब, और पाकिस्तान के लोगों का तो जो बुनियादी मकसद है वो यही है ना कि इनसे रिकवरी हो, कोई जो पैसे गए हैं वो वापस आए, ताकि यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ फौजी साहब, देखें जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बात करता है तो जो गलियों में अवाम बात कर रहे हैं वो बात करेगा या रूल ऑफ लॉ की बात करेगा कि जी रूल ऑफ लॉ या उसमें कानून? मगरबी ममालिक की और मदीना रियासत की जो मिसाल देते हैं वज़ीर आज़म, और उसमें मगरबी ममालिक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से ज़्यादातर कहते हैं कि जी उन्होंने वो मॉडल अप्लाई किया है। वहाँ तो किसी एक शख्स के या इदारे के पास ऐसा इख्तियार कि वो लोगों को पकड़ के जेल में डाल दे नहीं है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी देखें तो टॉप 10 में वही ममालिक आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो भी टॉप 10 में वही ममालिक आते हैं। वहाँ तो रूल ऑफ लॉ है, इदारों के पास अख्तियार है। ये एक शख्स की ख्वाहिश के 400 लोगों को मैं जेल में डाल दूं चाइना की तरह। चाइना तो 87वें नंबर पर है, सऊदी अरब 59वें नंबर पर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में। देखिए,
देखिए, जिन ममालिक में रूल ऑफ लॉ है उन ममालिक में जो सियासत है वो भी ऐसी नहीं है कि आपके सामने पकड़े जाएं, आपकी चोरी सबके सामने पकड़ी जाए और उसके बाद भी आप जो है वो सियासत में ज़िंदा रहें। नवाज शरीफ का जो पनामा स्कैंडल आया है, अगर किसी और महज़ब मुल्क में आया होता तो उनकी नस्लें भी सियासत में जो है वो बात ना कर सकती। तो हर मुल्क के एक अपना एक कल्चर है, एक मुल्क का अपना मामलात है, और हमारे यकीनी तौर के ऊपर दूसरा प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल आम आदमी की बात करनी चाहिए। उनको रूल ऑफ लॉ जो है, आप क्या समझते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ नहीं है कि जिन्होंने पैसे लूटे हैं उनसे रिकवरी? मगर क्या किसी महज़ब मुल्क में फौजी साहब, ये तो वो लोग हैं ना जो गिरफ्तार हैं, क्या किसी महज़ब मुल्क में एक ऐसी मिसाल मिलेगी? क्योंकि वो चाइना में मिसाल दे रहे हैं कि मिनिस्ट्रियल लेवल के आपने 400 लोग डाल दिए। यहाँ तो मिनिस्ट्रियाँ दी हुई हैं। चेयरमैन नैब ने कहा कि मुझ पर यह दबाव रहा कि हुकूमती वज़रा के खिलाफ केसेस आगे ना बढ़ाए जाएं। हालांकि परवेज़ खट्टक के खिलाफ केस स्ट्रॉन्ग है, वो वज़ीर दिफा है, केस आगे नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ तो मिसाल उल्टी है। उन्होंने सबसे बड़ा डाकू कहा था पंजाब का परवेज़ इलाही को, वो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, और कहा था कि इस बुनियाद पर मैंने मुशर्रफ को छोड़ा था कि उन्होंने एहतसाब का वादा किया और उन्हीं लोगों को हुकूमत में डाल दिया, और खान साहब ने खुद भी हुकूमत में डाल दिया। ऐसी कौन सी मिसालें हैं? चाइना में जिनकी बात कर रहे हैं खुद तो हुकूमत में रखा हुआ है उन्होंने। नहीं, पहली बात तो यह है कि आपकी मिसाल बिल्कुल ही गलत है। परवेज़ खट्टक साहब तो खुद रोज़ाना ये बात करते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती ये है कि मेरा मुकदमा इंतहाई कमज़ोर है और उसको जो है वो कंक्लूजन नहीं किया जा रहा। और आज तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अदालत में ही चला जाऊँ कि नैब के ऊपर कि इतनी प्रोलॉन्ग्ड इन्वेस्टिगेशन आपने रखी हुई है और आप कर नहीं रहे। और उनका मुकदमा क्या है? उनका मुकदमा ये है कि मलम जब्बा का एक जो रिज़ॉर्ट था, वो रिज़ॉर्ट जंगलात का, कुछ ज़मीन जंगलात की थी या दूसरे सरकारी महकमे की थी। और जिस किस्म के इस तरह के केसेस के, जिस तरह सप्तान साहब को जब पकड़ा गया तो जज साहब ने कहा कि आप इस तरह से लोग पीटीआई के लोगों को लग रहा है पकड़ रहे हैं कि सिर्फ आप चाहते हैं कि मीडिया में हिसाब किताब बराबर रहे। ये जो एक आपका नैरेटिव है उसकी वजह से परवेज़ खट्टक जैसे, सप्तान साहब जैसे बेगुनाह लोग जो हैं उनको भी सफर करना पड़ता है। यही बात मिफ्ता इस्माइल भी कहते हैं, यही बात शाहिद हकान अब्बासी भी कहते हैं, मगर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। मगर यही बात जब परवेज़ खट्टक कहते हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान चाइना में जाके कहते हैं कि मिनिस्टर लेवल के 400 लोग आपने गिरफ्तार कर लिए, वो पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं। लेकिन बाबर एवान वो वाहिद आदमी है जो रिहा कर दिए जाते हैं, बरी कर दिए जाते हैं, और उसी अरशद मलिक के जरिए जिसका को ब्लैकमेल करके ये इल्जाम लगाया गया कि उसने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया। तो ये किस महज़ब मुल्क में होता है जो कुछ यहाँ हो रहा है? नहीं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाबर अवान तो वज़ीर थे, उन्होंने तो इस्तीफ़ा दिया अपना केस लड़ने के लिए। जो बाकी जो केस है, जिस तरह परवेज़ खट्टक की आप बात कर रहे हैं, तो परवेज़ खट्टक के ऊपर केस के मेरिट्स तो देखिए, क्या उसके ऊपर वो केस जो है वो खड़ा भी हो सकता है? चेयरमैन नैब कह रहे हैं, नैब ने तो इंटरव्यू में कहा कि मेरे ऊपर मिनिस्टर साहब के ऊपर दबाव है। चेयरमैन नैब का इंटरव्यू में दोबारा भी आवाम के सामने रख दूंगा। उन्होंने तो बाकायदा तौर पर अपनी मुलाकात के उसमें कहा उन्होंने कि दबाव है। फिरदौस आशिक एवान के हवाले से कहा दबाव है। उन्होंने कहा कि बड़ा सॉलिड प्रूफ है परवेज़ खट्टक के खिलाफ, मुझे उनकी सेहत की फिक्र है। नहीं, परवेज़ खट्टक साहब के ऊपर जो केस है उसके ऊपर कोई आपको उनके बयान के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद मेरिट्स देखिए, मंगवाइए और उस केस के मेरिट्स देख लीजिए और देख लीजिए कि उसमें परवेज़ खट्टक साहब का क्या कसूर है। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर एक नैब ने केस बनाया हुआ है कि उन्होंने 20 घंटे हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इस्तेमाल किया। अपने जो खैबर पख्तूनख्वा के प्रोजेक्ट्स थे उनके इफ्तिताह के लिए इमरान खान ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया 20 घंटे का, इस्तेमाल किया। हुकूमती हेलीकॉप्टर तहरीक इंसाफ के जलसों के लिए इस्तेमाल किया। नहीं, अगेन और अगर ये भी ऐसा इल्जाम है कि जिन मुहज़्ज़िब ममालिक की मिसाल देते हैं, वज़ीर आज़म जिस मुल्क में जाते हैं उसी की मिसाल देने लग जाते हैं। अब चाइना जाके चाइना की दे रहे हैं, तो वहां पर ये एक बड़ा इल्जाम है। वहां तो किसी बिजनेसमैन का जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता हो उससे कोई फैसिलिटी ले ले तब भी मसला है। देखिए, ये जो बात है ना, जो इमरान खान वाली, जाहिर है कि आपने उसको नहीं पढ़ा इल्ज़ामात को। इल्ज़ाम ये है कि आपने जो हाइड्रो के प्रोजेक्ट्स थे उनके इफ्तिताह के लिए इमरान खान को हेलीकॉप्टर भेजा गया, जिसके ऊपर वो वहाँ पे गए और उन्होंने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। ये 27 लाख रुपए का टोटल जो है वो खर्च किया गया था, जिसके ऊपर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनको जो है वो कहा गया, जिसको आपने कहा, और उसके ऊपर तकरीबन 2.5 साल से ये इंक्वायरी जो है वो पेंडिंग है। अब आप जब प्राइम मिनिस्टर अपने खिलाफ इंक्वायरी को जो है वो बंद नहीं करवा रहे, तो वो बाकियों को क्यों बंद करवाएंगे? जिस तरीके से पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जो चल रहा है ना, के साथ बाकी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। तो अच्छा, अगर चाइना जैसा इख्तियार मिल जाए वज़ीर आज़म को, तो परवेज़ खट्टक को, परवेज़ इलाही साहब को स्पीकर से हटाकर जेल में डाल देंगे वो?
नहीं, ये मुझे नहीं पता ना उनके मुकदमात का क्या है, लेकिन जो उनके मामलात हैं, खान साहब ने कहा था डाकू है, बाद में स्पीकर बना दिया है, उनके ऊपर परवेज मुशर्रफ को इस वजह से छोड़ा था उन्होंने। देखिए, कोई उनके केसेस को हमने तो नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता उनके ऊपर क्या केसेस हैं। अच्छा, मगर फिर हुकूमत वो चाहते हैं कि मिनिस्ट्रियल लेवल के लोगों को जिस तरह चाइना ने जेल में डाला है वैसे मुझे इख्तियार मिल जाए और सारे के सारे जो तहरीक इंसाफ में आ जाए उसके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं हो रही होती। जो मुशर्रफ के साथ रहे, नवाज शरीफ साहब के साथ रहे, इतने सारे तो वजीर आपके साथ वो है, तो उनका मुल्क को बिगाड़ने में कोई हाथ नहीं है। उन्हें जेल में डालना चाहते हैं, अपनी काबीना में रखना चाहते हैं, या चाइना जैसे इख्तियार उन्हें सिर्फ अपोजिशन के लिए चाहिए? जो चाइना जैसे इख्तियारात हैं वो एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ सख्त इख्तियारात अगर मिले तो मैं, और ये पहले पाकिस्तान में भी वो कह चुके हैं कि अगर मेरे पास में होता तो मैं तो 55 लोग जो हैं उनको वो पहले जो है वो जेल में भेजता हूं। पाकिस्तान में भी ये बात कर चुके हैं, ये कोई नई बात उन्होंने नहीं की है। मगर वो सारे ऑपोजिशन के हैं क्या? हुकूमत के तो नहीं होंगे ना? बार-बार ये आपका जो नैरेटिव आता है और आप बार-बार ये बात करते हैं परवेज मुशर्रफ के लोग जो हैं आपने भेज दिए या आपने वहां पे अपना लोग आ गए, तो आप बताइए ना कि किसके ऊपर क्या मुकदमात है जिनको पीटीआई ने या इमरान खान ने आके रोका। फिर वो 55 लोग वही होंगे जो इस वक्त अपोजिशन में हैं, और अगर तहरीक इंसाफ में आ गए हैं, माजी में अपोजिशन में थे, तो वो भी नहीं होंगे, क्योंकि वो तो फिर वजारतें उनके पास हैं, चाहे खुसरो बख्तियार साहब हों, दूसरे लोग हों, जो तहरीक इंसाफ में आ गया। क्योंकि अगर इख्तियार नहीं था 55 लोगों को जेल में डालने का, ये इख्तियार तो था कि उन्हें काबीना में ना लेते, तो माजी में जो नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ रह के फायदे रहते रहे मगर तहरीक इंसाफ में आ गए, वो नहीं है। उनकी ख्वाहिश 55 या 400 लोगों की सिर्फ अपोजिशन स्पेसिफिक है। सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग पीटीआई में मिनिस्टर बने, खुसरो बख्तियार का आपने नाम लिया, उनके ऊपर क्या केसेस हैं? सवाल पहले तो ये आए ना कि सिर्फ किसी के शौक के लिए तो नहीं लोगों को उठा के कितना आगे बढ़ा, जो लोग तो 100 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कितना आगे बढ़े लोग, जो अपोजिशन के रहनुमा जिस तरीके से गिरफ्तार हुए और उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी के लोग भी जिस तरीके से गिरफ्तार हैं, मतलब तहरीक इंसाफ में आके कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती क्या? चाहे कोई भी इल्जाम आ जाए, चाहे परवेज इलाही साहब जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू हों, तो वो उसके बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती क्या? मुहज़्ज़ब माशरों में इस तरीके से होता है। देखिए, जो मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूँ कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपना केस बंद नहीं करवाया तो वो परवेज इलाही साहब का या खुसरो बख्तियार का या किसी एबीसी का क्यों बंद करवाएंगे? जाहिर है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से आपको पूछना चाहिए। आपके लोगों के आगे कार्रवाई नहीं हो रही है, दूसरों के लोग गिरफ्तार हुए जा रहे हैं ना। नहीं, मतलब मुहज़्ज़ब माशरों की बार-बार मिसाल देते हैं। एक मुहज़्ज़ब माशरे की मिसाल ये दी फौजी साहब, एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की मिसाल ये दी कि किस मुहज़्ज़ब मुआशरे में होता है कि आप गिरफ्तार हो करप्शन के इल्ज़ाम में और आपके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो। हमने पंजाब असेंबली का रिकॉर्ड जाके देखा, 100 दिन गिरफ्तार रहे अलीम खान साहब, 80 दिन प्रोडक्शन ऑर्डर पर पंजाब असेंबली में आते रहे, उनके मुलाजमीन भी आते रहे, उनके घरवाले भी आते रहे, क्योंकि उन्हें 4 कायमा कमेटियों का मेंबर बना दिया गिरफ्तार होने के बाद। बेल पे रिहा हुए तो उसके बाद 4 कायमा कमेटियों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 100 में से 80 दिन वो आते रहे प्रोडक्शन ऑर्डर पर। यह भी सिर्फ अपोजिशन के लिए है। किस मुहज़्ज़ब मुल्क में होता है? देखिए, मसला क्या है? मसला यह है कि ये जो अलीम खान के ऊपर केस है या सब्तैन के ऊपर जो केस बना या जो ये परवेज़ खटक साहब के ऊपर केस बना है, उनकी नौयत, उनकी हैयत बिल्कुल मुख्तलिफ है उन केसेस से जो कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बाकी लोगों के ऊपर है। और इनके ऊपर अरबों रुपए की जो करप्शन है उसके इल्ज़ामात हैं। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात है वो खुद ही अदालतें कह रही हैं कि ये मजाक है। और ये मैं आपसे दूसरी बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको 29 लाख रुपए के इतने सारे फ्लैट उन्होंने लंदन में लिए हुए हैं। हाँ, ट्रीटमेंट में जरूर फर्क है। अगर आपको इल्जाम में फर्क पता नहीं आप जो कह रहे हैं या नहीं है, 6 महीने की डेडलाइन देके जरूर नवाज शरीफ का केस आगे बढ़ाया गया, वो गिरफ्तार भी हैं, उनके खिलाफ फैसले भी आ गए, फिर एक जज अरशद मलिक भी आ गए जो वीडियो में कन्फेस कर रहे हैं। ट्रीटमेंट में फर्क जरूर है, इल्जाम की नौयत का फर्क आप बता रहे हैं। तो ये तो आपको नैब से फिर पूछना चाहिए कि बाकियों के खिलाफ केसेस क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, क्योंकि हमारा तो उनके साथ इतना ही ताल्लुक है जितना आपका उनसे ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कौन सा मॉडल होना चाहिए, कैसे मुल्क में एहतसाब आगे बढ़ना चाहिए, इस पर ज़रा मजीद बात करते हैं। कुछ मुल्कों की मिसालें भी आपके सामने रखेंगे। इस पर लीगल ओपिनियन क्या है कि पाकिस्तान वाकई ऐसे आगे बढ़ेगा या जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ से आगे बढ़ेगा, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल खुद क्या कहती है, बात करेंगे।